नमस्कार। आज हम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जानी जाती है अपने कुछ बहुत ही खास नियमों के लिए, होम्योपैथी। सवाल यही है कि आखिर क्या चीज़ है जो होम्योपैथी को इतना अलग बनाती है? कैसे काम करती है ये? किन स्तंभों पर टिकी है? बिल्कुल, ये सवाल अक्सर उठता है और आज हम जिस चीज़ को आधार बना रहे हैं, वो है एक दस्तावेज, होम्योपैथी के 7 मुख्य सिद्धांत। हमारा इरादा यही है कि इन 7 आप कह सकते हैं सुनहरे नियमों को एक-एक करके समझें। वो नियम जो सिर्फ इलाज का तरीका ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का पूरा नज़रिया तय करते हैं होम्योपैथी में। हाँ, क्योंकि हर सिस्टम का, हर पद्धति का अपना एक ढांचा होता है, अपने नियम होते हैं। और जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, होम्योपैथी की जो अनोखी पहचान है वो इन्हीं 7 सिद्धांतों से बनती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, एक तरह से इसका पूरा दर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सिद्धांतों की दुनिया में झांकना और देखते हैं कि ये हैं क्या और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। जरूर। ये सिद्धांत आप समझ लीजिए मिलकर एक तरह का नक्शा बनाते हैं जो हमें होम्योपैथी की सोच और उसके काम करने का तरीका समझने में मदद करता है। तो पहला सिद्धांत लेते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, लॉ ऑफ सिमिलिया, समरूपता का नियम। जैसा का तैसा इलाज, या जिसे कहते हैं लाइक क्यूर्स लाइक। ये सुनने में पहली बार थोड़ा सा उलझाने वाला लगता है ना, हाँ, कि जो चीज लक्षण पैदा कर रही है वही उसका इलाज कैसे बन सकती है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? हाँ, लगता तो है। पर देखिए, ये असल में होम्योपैथी की नींव है, उसका सबसे केंद्रीय विचार। इसके पीछे का जो दर्शन है वो ये कहता है कि कोई भी पदार्थ जब उसे किसी स्वस्थ इंसान को दिया जाता है तो वो उसमें जो खास लक्षण या बदलाव पैदा करता है, वही पदार्थ जब एक खास तरीके से तैयार करके बहुत ही कम मात्रा में किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाए जिसमें वैसे ही लक्षण पहले से मौजूद हों, तो वो उन लक्षणों को ठीक करने की ताकत रखता है। अच्छा, ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, ये शरीर की प्रतिक्रिया को इस तरह से जगाना है कि वो खुद उस गड़बड़ी को ठीक करे। लैटिन में कहते भी हैं सिमिलिया सिमिलिबियस क्यूरेंटा, मतलब समान को समान से ठीक होने दो। ओके, तो ये तरह से शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है उसको उसी पैटर्न में स्टिमुलेट करने जैसा हुआ जो बीमारी में दिख रहा है। जैसे उसे एक इशारा देना कि भाई इस दिशा में काम करो। हाँ, बिल्कुल। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे पारंपरिक दवाओं में हम किसी बाहरी चीज, मान लीजिए बैक्टीरिया, को सीधे मारते हैं या किसी प्रोसेस को जबरदस्ती रोकते हैं। यहाँ उद्देश्य है शरीर के अंदर के ही सिस्टम को सही दिशा में एक्टिवेट करना। ये शरीर को बीमारी से लड़ना सिखाने जैसा है, उन्हीं लक्षणों का इस्तेमाल करके जो वो दिखा रहा है। दिलचस्प है। अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, सरलता का नियम। मतलब एक समय में केवल एक ही दवा। आज के समय में जहां मल्टीविटामिन से लेकर कॉम्बिनेशन दवाइयों का इतना चलन है, ये सिद्धांत थोड़ा अलग खड़ा नजर आता है। एक ही दवा पर इतना जोर क्यों भाई? इसका कारण बड़ा सीधा है, स्पष्टता और सटीकता। होम्योपैथी मानती है कि हर दवा का शरीर पर अपना एक बिल्कुल अलग, एक विशिष्ट असर होता है, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। तो जब एक बार में सिर्फ एक ही दवा दी जाती है तो डॉक्टर बहुत साफ तौर पर यह देख सकता है कि उस खास दवा का रोगी के लक्षणों पर क्या असर पड़ रहा है। कुछ सुधार हुआ या स्थिति वैसी ही है, कहीं कोई नए लक्षण तो नहीं आ गए। इससे दवा के असर का ठीक-ठीक पता लगाना मुमकिन हो पाता है। अच्छा, यानी अगर कई दवाएं एक साथ दे दी तो ये समझना करीब-करीब नामुमकिन हो जाएगा कि कौन सी दवा काम कर रही है, कौन सी नहीं, या कहीं वो आपस में तो नहीं उलझ रही। ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट को क्लीन रखने जैसा है। बिल्कुल सही। कई दवाओं का मिश्रण एक, आप कह सकते हैं, अज्ञात कॉकटेल जैसा बन सकता है। फिर पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि शरीर किस चीज पे रिएक्ट कर रहा है। एक दवा का सिद्धांत ये पक्का करता है कि इलाज बिल्कुल टारगेटेड हो और दवा का चुनाव रोगी के लक्षणों की पूरी तस्वीर से सबसे सटीक मेल खाने पर आधारित हो, जैसा कि पहले सिद्धांत समरूपता के नियम के लिए जरूरी है। इससे कंफ्यूजन नहीं होता और इलाज की दिशा साफ रहती है। हाँ, ये नजरिया क्लैरिटी पर बहुत फोकस करता है। अब तीसरा सिद्धांत जो अक्सर मतलब काफी बहस का मुद्दा बनता है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, न्यूनतम खुराक का नियम, कि सबसे छोटी प्रभावी खुराक ही सबसे बेहतर है। ये तो हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। हम तो सोचते हैं जितना ज्यादा उतना अच्छा। इस कम से कम डोज के पीछे क्या सोच है? हाँ, ये पारंपरिक फार्माकोलॉजी से काफी अलग सोच है। ये तो है, होम्योपैथी में दवा का मकसद शरीर पर कोई बड़ा केमिकल या फिजिकल असर डालना नहीं माना जाता,
बल्कि उसका मकसद है शरीर की अपनी जो अंदरूनी उपचार प्रणाली है, जिसे हम आगे जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स कहेंगे, उसको बहुत धीरे से, बहुत नरमी से उकसाना या प्रेरित करना। इसीलिए बस उतनी ही कम से कम मात्रा दी जाती है जो इस प्रतिक्रिया को जगाने के लिए काफी हो, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब आइडिया ये है कि शरीर को धक्का नहीं देना है, बस एक हल्का सा संकेत देना है, और ज्यादा मात्रा देने से ये जो नाजुक सिग्नलिंग सिस्टम है वो गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। जरूरत से ज्यादा डोज या दवा को बार बार दोहराना शरीर की प्रक्रिया को कंफ्यूज कर सकता है या उसे दबा सकता है या फालतू के साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। न्यूनतम खुराक का सिद्धांत ये कोशिश है कि इलाज असरदार होने के साथ साथ बेहद सौम्य भी रहे। ये इस विचार पर आधारित है कि शरीर में अपनी समझ है और उसे ठीक होने के लिए बस एक सही दिशा में हल्के से गाइडेंस की जरूरत है। और ये सिद्धांत सीधे तौर पर अगले सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जो है चौथा सिद्धांत, लॉ ऑफ पोटेंसाइजेशन, शक्तिवर्धन का नियम। यहीं पर आकर होम्योपैथी थोड़ी और रहस्यमयी हो जाती है। दवाओं को बहुत ज्यादा पतला करना, डाइल्यूट करना, और फिर एक खास तरीके से हिलाना या जिसे कहते हैं प्रघातन करना। भाई, पतला करने से तो शक्ति कम होनी चाहिए, बढ़ कैसे सकती है? ये क्या प्रक्रिया है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ये होम्योपैथी की दवा बनाने की प्रक्रिया का सबसे अनोखा पहलू है, आप कह सकते हैं। शक्तिवर्धन में दो मुख्य चीजें हैं। एक तो है क्रमिक तनुकरण, मतलब बार बार पतला करना, और दूसरा है प्रघातन, जो मूल दवा का पदार्थ है उसे बार बार एक फिक्स रेशियो में, जैसे 1:10 या 1:100 अल्कोहल या पानी में घोला जाता है, और हर बार घोलने के बाद उस मिक्सचर को जोर से एक खास तरीके से हिलाया जाता है या किसी लचीली सतह पर पटका जाता है। होम्योपैथिक मान्यता ये है कि इस प्रोसेस से दवा के जो फिजिकल कण हैं वो तो कम होते जाते हैं, लेकिन उसकी जो अंदरूनी ऊर्जा है या चिकित्सीय शक्ति है वो मुक्त होती है और बढ़ती जाती है। तो मतलब ये सिर्फ पतला करना नहीं है, वो जो खास किस्म का झटका या प्रघातन है वो इस प्रक्रिया का बहुत अहम हिस्सा है, और माना जाता है कि ये प्रक्रिया दवा के स्थूल रूप को एक तरह की सूक्ष्म ऊर्जा में बदल देती है। हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण। होम्योपैथिक नजरिया यही है कि वो प्रघातन ही वो चाबी है जो दवा की डायनामिक या एनर्जेटिक क्षमता को उजागर करती है। जितनी बार ये पतला करने और प्रघातन की प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिसे पोटेंसी कहते हैं, जैसे 6C, 30C, 200C, माना जाता है कि दवा उतनी ही गहरी और सूक्ष्म लेवल पर काम करने लायक बनती जाती है। यही कारण है कि वो न्यूनतम खुराक वाला सिद्धांत मुमकिन हो पाता है, क्योंकि हाई पोटेंसी वाली दवाओं में मूल पदार्थ केमिकल रूप से तो लगभग होता ही नहीं है, फिर भी उन्हें ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये पारंपरिक विज्ञान की समझ से तो काफी अलग नजरिया है, जो पदार्थ की मात्रा पर ही फोकस करता है। खैर, चलिए अब पांचवें सिद्धांत पर आते हैं, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिगता का नियम, कि हर मरीज अनोखा है और इलाज भी व्यक्तिगत होना चाहिए। ये तो सुनने में बहुत स्वाभाविक और सही लगता है, मतलब किसी भी अच्छी चिकित्सा पद्धति को ऐसे ही होना चाहिए, है ना? तो होम्योपैथी में ये सिद्धांत किस तरह खास बन जाता है? अच्छा, तो मतलब ये इसलिए खास है क्योंकि होम्योपैथी इसे अपनी कार्य प्रणाली के बिल्कुल केंद्र में रखती है, शायद किसी भी और पद्धति से ज्यादा। होम्योपैथी सिर्फ बीमारी के नाम, जैसे एस्थमा है या गठिया है, इसके आधार पर इलाज नहीं करती। इसके बजाय जो डॉक्टर है वो मरीज को एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश करता है। इसमें सिर्फ उसके मुख्य शारीरिक लक्षण ही नहीं आते, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सोच, याददाश्त, ध्यान कैसा है, उसकी भावनात्मक प्रकृति, गुस्सा, डर, उदासी, खुशी, उसकी आदतें, पसंद नापसंद, खाने में, मौसम में, नींद कैसी आती है, सपनी क्या देखता है, जीवन के तनाव क्या है और उन पर वो कैसे रिएक्ट करता है, इन सब पर बहुत गहराई से ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर 5 लोगों को एक ही डायग्नोसिस है, मान लीजिए एलर्जी, तो भी बहुत मुमकिन है कि होम्योपैथी में उन 5 को अलग-अलग दवाएं दी जाएं, उनके पूरे व्यक्तित्व और लक्षणों के खास पैटर्न के आधार पर। बिल्कुल सही। हो सकता है एक व्यक्ति की एलर्जी सुबह ज्यादा बढ़ती हो, उसे खुली हवा में आराम मिलता हो और वो स्वभाव से चिड़चिड़ा हो। दूसरे की एलर्जी रात में बढ़ती हो, उसे गर्मी से राहत मिलती हो और उसे प्यास बहुत लगती हो।
तीसरे को शायद त्वचा पर ज्यादा लक्षण हो और वो थोड़ा उदास महसूस कर रहा हो। तो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण हर एक के लिए वो दवा चुनी जाएगी जिसका औषधि चित्र, ड्रग पिक्चर, उसके लक्षणों के पूरे ताने बाने से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। यही होम्योपैथी का व्यक्ति केंद्रित सार है। ये वाकई मरीज को सेंटर में रखने वाला अप्रोच है। अब छठा सिद्धांत, जो थोड़ा और दार्शनिक लगता है, लॉ ऑफ वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति का नियम। इसमें कहा गया है कि असली इलाज जो है वो शरीर के अंदर मौजूद एक शक्ति से होता है। ये जीवन शक्ति आखिर है क्या भला? देखिए, ये होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उनके द्वारा दी गई एक बहुत ही फंडामेंटल अवधारणा है। जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स या डायनामिक्स को एक तरह की अदृश्य ऊर्जामान शक्ति माना जाता है जो हमारे भौतिक शरीर को चलाती है, उसे जिंदा रखती है। यही वो शक्ति है जो हमारे सारे अंगों और सिस्टम्स के बीच तालमेल बनाए रखती है, हमें बाहरी नुकसानदेह प्रभावों जैसे इन्फेक्शन या तनाव से बचाती है और हमें स्वस्थ महसूस कराती है। आप इसे शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता या सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म का आधार भी कह सकते हैं। और जब इस जीवन शक्ति में कोई गड़बड़ी या असंतुलन आ जाता है, तभी बीमारी पैदा होती है, ऐसा? हाँ, होम्योपैथिक दृष्टिकोण यही है। बीमारी को सिर्फ अंगों या टिश्यू की खराबी नहीं माना जाता, बल्कि मूल रूप से इस जीवन शक्ति के लेवल पर हुई कोई अव्यवस्था या असंतुलन का नतीजा माना जाता है। यही असंतुलन फिर बाहर की तरफ शारीरिक या मानसिक लक्षणों के रूप में दिखता है। इसीलिए होम्योपैथिक दवाओं का लक्ष्य सीधे इन लक्षणों को दबाना नहीं होता, बल्कि वो इस असंतुलित जीवन शक्ति को दोबारा हार्मनी में लाने के लिए एक बहुत सूक्ष्म उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करती हैं। तो दवा एक तरह से इस जीवन शक्ति को ट्यून करने या रीसेट करने का काम करती है, ताकि शरीर खुद ही अपनी मरम्मत कर सकें। मतलब इलाज बाहर से नहीं, अंदर से आता है। बिल्कुल सही समझा आपने। जब जीवन शक्ति संतुलित हो जाती है तो वो खुद ही शरीर के सिस्टम्स को ठीक करने लगती है और नतीजा ये होता है कि लक्षण अपने आप गायब हो जाते हैं। ये इलाज के प्रति एक अंदर से बाहर वाला नजरिया है। बहुत खूब। अब आते हैं सातवें और आखिरी सिद्धांत पर, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, यानी औषधि परीक्षण का सिद्धांत। ये बताता है कि होम्योपैथिक दवाओं की क्षमताओं का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण स्वस्थ इंसानों पर किया जाता है। ये पारंपरिक दवा बनाने की प्रक्रिया से काफी अलग है, जहां पहले जानवरों पर और फिर बीमार लोगों पर परीक्षण होते हैं। इसका क्या महत्व है? ये भी होम्योपैथी की खास और मौलिक प्रक्रिया है। इसे होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ जिसे दवा के तौर पर परखना है, उसकी होम्योपैथिक तरीके से तैयार की गई खुराकें स्वस्थ वॉलंटियर्स को दी जाती हैं। उन्हें प्रूवर कहते हैं। ये प्रूवर फिर एक निश्चित समय तक बहुत ध्यान से अपने अंदर होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव या लक्षण को नोट करते हैं, चाहे वो शारीरिक हों जैसे कहीं दर्द, त्वचा पर कुछ निकलना, पाचन में बदलाव, मानसिक हों जैसे विचारों में बदलाव, याददाश्त पर असर, या भावनात्मक हों जैसे मूड में बदलाव, डर या खुशी महसूस होना। और इन नोट किए गए लक्षणों का फिर क्या किया जाता है? ये जानकारी कैसे इस्तेमाल होती है? इन सभी वॉलंटियर्स से मिली डिटेल्ड जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है। इससे उस दवा का एक पूरा औषधि चित्र तैयार होता है। मतलब ये दवा स्वस्थ शरीर में क्या-क्या असर पैदा कर सकती है। यही जानकारी फिर मटीरिया मेडिका नाम की रेफरेंस किताबों में दर्ज की जाती है। अब जब कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसके बताए लक्षणों की तुलना मटीरिया मेडिका में दी गई अलग-अलग दवाओं के औषधि चित्रों से करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का चक्र बना देती है। स्वस्थ लोगों पर परीक्षण से पता चला कि एक दवा कौन से लक्षण पैदा कर सकती है, उसका औषधि चित्र बन गया, और फिर समरूपता के नियम पहले सिद्धांत के आधार पर उसी दवा का इस्तेमाल उन बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाता है जिनमें वैसे ही लक्षण मौजूद हों। कमाल है। बिल्कुल, ये पक्का करता है कि दवा का चुनाव असल मानवीय अनुभवों पर आधारित हो, ना कि सिर्फ थ्योरी, जानवरों पर किए गए टेस्ट या लैब के नतीजों पर। ये सीधे तौर पर जैसा का तैसा इलाज वाले सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये हैं वो 7 मुख्य सिद्धांत जो होम्योपैथी की पूरी इमारत, उसके दर्शन को आधार देते हैं। अगर हम इन्हें संक्षेप में कहें तो जैसा का तैसा इलाज सिमिलिया, एक समय में एक दवा सिम्प्लेक्स, कम से कम प्रभावी खुराक मिनिमम डोज, खास प्रक्रिया से दवा की ऊर्जा बढ़ाना पोटेंसाइजेशन, हर रोगी का व्यक्तिगत इलाज इंडिविजुअलाइजेशन, शरीर की अंदरूनी जीवन शक्ति पर भरोसा वाइटल फोर्स, और स्वस्थ लोगों पर दवाओं का परीक्षण ड्रग प्रूविंग। हाँ,
और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धांत कोई अलग-अलग डिब्बों में बंद नहीं है, बल्कि ये एक बड़े जटिल और डायनामिक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, मिलकर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, आप वैयक्तिकता के नियम को ठीक से लागू ही नहीं कर सकते अगर आपके पास औषधि परीक्षण से मिली डिटेल जानकारी ना हो। न्यूनतम खुराक का सिद्धांत शक्तिवर्धन की प्रक्रिया के बिना अधूरा है, और इन सब के केंद्र में वो जीवन शक्ति की अवधारणा है जिसे संतुलित करना ही इलाज का लक्ष्य है। ये जो आपसी जुड़ाव है, यही होम्योपैथी के समग्र और व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण को असलियत में उतारता है। अच्छा, यानी किसी एक सिद्धांत को अकेले समझने से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। ये सातों मिलकर ही होम्योपैथी के काम करने का तरीका, उसका तर्क और उसका स्वास्थ्य और इलाज के प्रति जो खास नजरिया है, उसे आकार देते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। ये सिद्धांत ही वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर्स सोचते हैं और काम करते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस का वैचारिक आधार है। तो इन 7 सिद्धांतों को समझना, चाहे कोई होम्योपैथी का इस्तेमाल करता हो या सिर्फ उसे जानने में दिलचस्पी रखता हो, ये वाकई में इसके काम करने के तरीके और इसके पीछे के दर्शन को समझने की कुंजी है। ये दिखाता है कि ये पद्धति स्वास्थ्य और उपचार की पहेली को किस एंगल से देखती है। हाँ, और इससे एक कदम आगे बढ़ के सोचे तो किसी भी चिकित्सा पद्धति या दर्शन के जो मूल सिद्धांत होते हैं, उनको समझना अपने आप में ज्ञान बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। ये हमें मानव सोच की विविधता को समझने में मदद करता है, स्वास्थ्य और कल्याण पाने के जो अलग-अलग रास्ते हैं, उनकी सराहना करने में मदद करता है। ये सवाल पूछने का मौका देता है कि ज्ञान कैसे बनता है और अलग-अलग सिस्टम्स सबूत को कैसे देखते हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है, और जैसा कि स्रोत दस्तावेज के अंत में भी इशारा किया गया है, ये 7 सिद्धांत तो नींव हैं, लेकिन इनकी जड़ें कहाँ हैं? ये सिद्धांत कैसे बने? डॉक्टर हैनेमन ने इन्हें कैसे खोजा? मतलब होम्योपैथी का इतिहास और उसका विकास, ये अपने आप में एक और गहरी और दिलचस्प खोज का विषय हो सकता है। निस्संदेह, किसी भी विचार प्रणाली की जो ऐतिहासिक यात्रा होती है, उसे समझना अक्सर उसके आज के रूप और उसके महत्व को और भी बेहतर तरीके से उजागर करता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि होम्योपैथी के इन मूलभूत सिद्धांतों पर एक स्पष्ट और गहरी समझ बनाने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, ज्ञान की कुछ और परतों को खोलने के लिए।